क्लैट पीजी के एग्जाम के अंदर केस लॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। केस के अंदर क्या जजमेंट आया, उसने कौन सा लॉ कवर किया, लॉ में लिखा क्या है, इसी चीज पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा केस किस सब्जेक्ट में आया, उसके अंदर क्या लॉ कवर हुआ। ये सारे फैक्टर्स आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे हो तो ये जो लास्ट के 7 या 6 या 5 दिन बचे हैं, इनके अंदर आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हो या फिर आपने पढ़ना उनको शुरू कर दिया है, आप उनके केस लॉज को पढ़ रहे हो। लेकिन आपके दिमाग में अभी भी वो एक थॉट होगी कि यार मैंने ना जो मेरे माइनर सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्बिट्रेशन हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, यूएपीए हो गया, पॉस्को एक्ट हो गया, इनको तो मैंने बिल्कुल छुआ ही नहीं। बट आपकी ये जो कन्ड्रम है इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूं, जहां पे आज हम लोग कवर करेंगे आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं इन माइनर सब्जेक्ट्स के, आर्बिट्रेशन, बैंक्रप्सी जैसे सब्जेक्ट्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस जिनके आने का चांस है क्लैट में, उनको हम ब्रीफ में कवर करेंगे। साथ ही में अगर आपको इन केसेस को डिटेल में थोड़ा पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे केसेस की लिस्ट दी हुई है, आप जाकर अपने हिसाब से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। अकॉर्डिंगली जो ये वीडियो है उसके पीछे मेरा बनाने का इंटेंट बस इतना है कि ये जो केसेस हैं आप अगर अपना 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का टाइम निकाल के इन केसेस को पढ़ लेते हो तो एटलीस्ट आपका एक सब्सटैंटिव जो पोर्शन है ना इन माइनर सब्जेक्ट्स का भी, अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट ये अगर इन पूरे उसमें से आया, केसेस में से आया, तो आप उनको कम से कम अटेम्प्ट कर पाओगे, थोड़े आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। ये मेरा पर्पस है यहाँ पे लास्ट मिनट में इस पूरी चीज को बनाने का। तो अकॉर्डिंगली बिना देर की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करिएगा, देखिएगा, केसेस को और डिटेल में पढ़ना है आप लिस्ट में जाइए, केस का नाम सर्च करिए, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार कहूंगा कि अगर आपको जरूरत है कि 7 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, आपको प्रिपरेशन करनी है बट आप कंफ्यूज हो कि केस लॉज आपको कहाँ से पढ़ने हैं या फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने में हेल्प चाहिए, जैसी भी आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है, आप अभी भी हमारे लास्ट जो आपका एसेंशियल्स कोर्स है, लास्ट मिनट की हिसाब से ये बिल्कुल हमारा एसेंशियल्स कोर्स है, आप एनरोल कर सकते हो। केवल 749 का बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश करा है कि प्राइस हम लोग रीजनेबल रखें, ज़रूरत है आप एनरोल कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहला केस हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज बोरसे ब्रोस इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड करा कि जो उनका पीरियड डिसीजन था इन द केस ऑफ एनवी इंटरनेशनल स्टेट ऑफ असम को, उन्होंने उसको रिवर्स करा। उन्होंने ये कहा कि एक जो आपका एग्रीव्ड होता है जो कि फाइल करता है अपील, वो कर सकता है विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एंड 1996। कोर्ट ने फर्दर ये भी रूल करा कि जो अपीलेट कोर्ट है, अगर वो कहती है कि हाँ भाई एक डिले है अपील सबमिट करने में, तो वो ऐसी डिले को तभी मतलब अलाउ कर सकती है सेक्शन 37 के अंदर, जब यहाँ पे जो फॉरगिवनेस है वो ग्रांट होगी ओनली एज एन एक्सेप्शन, कि मान लो आपसे डिले हुआ, आप उसको केवल एक एक्सेप्शन के तौर पे ग्रांट करोगे और तभी परमिट होगी अगर वहाँ पे जो डिले था वो शॉर्ट था। शॉर्ट को यहाँ पे कोर्ट ने डिफाइन करता है इस केस के अंदर। फर्दर जो दूसरा केस हमें देखना है वो है आपका एविटेल पोस्ट स्टूडियोज वर्सेज HSBC PI होल्डिंग्स का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो एक डिस्प्यूट होता है जो कि नॉन आर्बिट्रेबल है, वो तभी बनेगा नॉन आर्बिट्रेबल जब कोर्ट इस कंक्लूजन पे खुद आ जाती है कि जो सीरियस एलिगेशंस थे वो फ्रॉड के आपके सीरियस एलिगेशंस हैं, जो कि किसी भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है वो उसको खुद में इनएग्जिस्टेंट बनाते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट बना देते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रॉड के एलिगेशंस थे वो इतने ज़्यादा बड़े थे और वो बिकॉज ऑफ फ्रॉड जो है यहाँ पे वाइटेट हो गया। और या फिर जो दूसरी चीज़ कोर्ट ने बोली वो ये था कि इन केसेस जहाँ पे जो एलिगेशंस हैं वो लेवल किए जा रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट में, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट या उसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज के अगेंस्ट में, जो कि रिलेट कर रहे हैं आर्बिट्रेरी, फ्रॉडलेंट या फिर मैलिफाइड कंडक्ट को लेकर, या फिर रेस कर रहे हैं क्वेश्चन जो कि पब्लिक लॉ को अपोज कर रहा है। तो जो है यहाँ पर अगर मान लो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तक ये चीज़ लिमिटेड रहेगी बिटवीन द पार्टीज, और रेस्ट जितने ऑब्लिगेशन है वो आपके आर्बिट्रेबल होंगे। मतलब ये जितनी चीज़ें हैं, ये जितनी चीज़ें यहाँ पे बात करी कोर्ट ने, वो सब चीज़ें आर्बिट्रेबल यहाँ पे नहीं होंगी, बाकी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अगला केस है आपका PASL विंड सोल्यूशन वर्सेस GE पावर। यहाँ पे इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई करा कि मान लो 2 इंडियन पार्टीज हैं, अगर वो चाहें तो वो एक फॉरेन आर्बिट्रल सीट भी चूज कर सकती है। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा। कोर्ट के सामने इशू क्या आया था? कोर्ट के सामने इशू ये आया था कि मान लो 2 ऐसी कंपनीज हैं जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हैं इंडिया के अंदर, क्या वो चूज कर सकती हैं कोई ऐसा फोरम जो कि आउटसाइड इंडिया है, और क्या जो ऐसा अवार्ड पास करा जा रहा है किसी ऐसे फोरम के द्वारा जो कि आउटसाइड इंडिया है, अंडर विच कन्वेंशन वो यहाँ पे होगा, कन्वेंशन ऑन रिकग्निशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, और या फिर जो आपका न्यूयॉर्क कन्वेंशन है जो अप्लाई करेगा, तो क्या जो सेट आपका फॉरेन अवार्ड है अंडर पार्ट 2 ऑफ द कंस्टिट्यूशन एक्ट, क्या वो एनफोर्सिएबल होगा
कि नहीं होगा अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे क्वेश्चन था, तो कोर्ट ने कहा कि वो इस तरीके से यहाँ पे फॉरेन आर्बिट्रल सीट को चूज कर सकती है और अकॉर्डिंगली अवार्ड को लेके भी कोर्ट ने यहाँ पे कुछ बोला है। अब जो हमें अगला केस देखना है वो है आपका भाविन कंस्ट्रक्शन वर्सेस सरदार सरोवर नर्मदा निगम। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये अफर्म करा कि जो स्टैट्यूटरी पॉलिसी है बिहाइंड आर्बिट्रेशन उसको यहाँ पे अफर्म करते थे कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो आपकी इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एक्सरसाइज होगी ओनली इन एक्सेप्शनल रेयरिटी, जहां पर एक जो पार्टी है वो एकदम रेमेडीलेस बची है अंडर स्टेट्यूट या फिर उसके सामने क्लियर बैड फेथ यहाँ पे शो करा गया है वन ऑफ द पार्टीज के द्वारा। अब जो अगले हम लोग केसेस देखेंगे वो है आपके एनआई एक्ट के, और जिसमें हम लोग पहला केस देखेंगे वो है आपका अलका खांडू अवगढ़ वर्सेस अमर श्याम प्रसाद मिश्रा का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि इवन इन केसेस जहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स या फिर एक ऐसा पर्सन अदर देन अ पर्सन जिसने कि यहाँ पे ड्रॉ करा है चेक ऑन द अकाउंट जो कि मेंटेन्ड है बाय हिम, वो प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है अंडर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। और कोर्ट ने फर्दर बोला कि एक ऐसा पर्सन जिसने माइट हैव जिसने कि जॉइंटली लाइबल है कि वो डेट पे करेगा, बट इफ ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पे माइट भी लाइबल हो सकता था टू पे द डेट जॉइंटली कैनॉट बी प्रोसिक्यूटेड अनलेस जो बैंक अकाउंट है वो जॉइंटली मेंटेन्ड है और वहां पे वो सिग्नेटरी है उस चेक का, तभी ये चीज अप्लाई करेगी, तभी उनको वहां पे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जो अगला केस है वो है आपका सुनील तोड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि आपका जो सेक्शन 138 है नई एक्ट का वो अट्रैक्ट करा जाएगा इन केसेस जहाँ पे जो डेट इनकर्ड है वो आफ्टर ड्रॉइंग ऑफ चेक है और बिफोर जो एनकैशमेंट है उसके अंदर ही आपका आएगा। जो ट्रू पर्पस है यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो ट्रू पर्पस है सेक्शन 138 का वो फुलफिल नहीं होगा इफ जो आपका डेट या फिर जो अदर लायबिलिटी है उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ओनली एज डेट जो कि एग्जिस्ट करता है ऑन द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ चेक। ये जो बेंच थी आपकी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एस बोपन्ना ने ऑब्जर्व करा। कोर्ट ने फर्दर ये ऐड करा कि जो आपका लेबलिंग होती है चेक की एज अ सिक्योरिटी वो ऑब्विएट करेगी उसके कैरेक्टर को एज अ इंस्ट्रूमेंट जो कि डिजाइन करा गया है टू मीट अ लीगली एनफोर्सेबल आपका डेट या लायबिलिटी। जो फर्दर केस है हमारा वो है आपका त्रयंबक एस हेगड़े वर्सेस श्रीपद का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो आपकी ग्रेविटी है कंप्लेंट के अंडर एनआई एक्ट उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते हो विद एन ऑफेंस जो कि अंडर आईपीसी है या फिर किसी और क्रिमिनल ऑफेंस के बराबर में है। कोर्ट ने ये चीज रिएटरेट करी कि जो प्रिजम्पशन होता है कि सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट के अंदर वो रिमेन रहेगा अनलेस अनटिल ये कॉन्ट्ररी में प्रूव हो जाता है। वेदर यहाँ पे एक रिबटल है वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस के। ये यहाँ पे हेल्ड करा गया जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एस बोपन्ना के बेंच के द्वारा। फर्दर जो केस है वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश का। ये पॉस्को एक्ट के केसेस है। इसके अंदर एक थ्री जजेस बेंच जो थी वो थी जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी सुब्रमण्यम की। उन्होंने स्टे करा एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डर जो कि पास करा गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया था एक अक्यूज को अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉस्को एक्ट ऑन द ग्राउंड की जो अक्यूज्ड है उसका जो कोई सेक्सुअल इंटेंट बेसिकली यहाँ पे नहीं था जब वो कमिट करा था इस तरीके का ऑफेंस को अंडर पॉस्को एक्ट, बिकॉज वहां पे कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं था। इस बेसिस पे जो सेड ऑर्डर था वो फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सामने आया तो उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के अंदर उनको लाया गया कि ये नागपुर बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट की इस तरीके के जजमेंट पास करा है भाई 19/1/2021 को, और अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से ही बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट ने परमिट करा जनरल अटॉर्नी जनरल के इस चीज़ को एप्लीकेशन को अप्रोप्रिएट पिटीशन फाइल करा गया इस जजमेंट के अगेंस्ट में और अकॉर्डिंगली स्टे कर दिया गया एक्विटल को जो अक्यूज को दिया गया था इस पूरे केस के अंदर कि ये जो चीज़ बोली गई है बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा ये बिल्कुल गलत है। फर्दर जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका गंगाधर नारायण नायक वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। यहाँ पर एक 2 जजेस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की एक स्प्लिट वर्डिक्ट में दिया है बेसिकली यहाँ पे ऑन द इशू की जो सेक्शन आपका 155 क्लॉज 2 होता है सीआरपीसी का, क्या वो अप्लाई करेगा ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 23 ऑफ पॉस्को एक्ट यहाँ पर। और एज पर सेक्शन जो आपका 155 क्लॉज 2 होता है सीआरपीसी का, एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। और जो सेक्शन 23 है आपका वो रिलेट करता है ऑफेंसेस टू डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब जो आपका फर्दर केस हमें देखना है वो है आपका हरीश कुमार खुराना वर्सेस जोगिंदर सिंह का। ये आपका सीपीए का केस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। यहाँ पर एक जो डिवीजन बेंच थी आपकी वो थी आपकी जस्टिस हेमंत गुप्ता और एस बोपन्ना की, जिन्होंने एब्सॉल्व कर दिया एक डॉक्टर को और उसके हॉस्पिटल को ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस।
सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो फेलियर है ट्रीटमेंट करने का, ये कैन नॉट ऑटोमेटिकली, आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है एक मेडिकल प्रोफेशनल को लायबल बना देगा फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। इट वाज फर्दर ऑब्जर्व कि जो आपका डेथ होती है एक पेशेंट की, एवरी जो डेथ होती है, वो आप ये नहीं कह सकते कि उसका ऑन द फेस ऑफ इट आप ये कह दो कि वो डेथ है ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस, अनलेस देयर इज अ मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट टू दैट इफेक्ट कि हाँ भाई ये जो डेथ है ये नेग्लिजेंस के थ्रू कॉज हो रही है। फर्दर जो मेडिकल नेग्लिजेंस है आपकी, उसके अंदर अगर आप बात करोगे तो वो इन्वॉल्व करती है हाईली टेक्निकल इश्यूज, मेडिकल इश्यूज को। और फर्दर कोर्ट ने बोला कि मेयर एक लीगल प्रिंसिपल और जनरल स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट के थ्रू यहाँ पे आप ये कह देना ये चीज़ सफिशिएंट नहीं होगी। एडिशनली उन्होंने ये कंसिडर करा कि जो प्रिंसिपल है आपका रेस एप्सा लिक्विट्योर का, वो इन्वोक होगा इन केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। और जो इंस्टेंट केस है वहाँ पे जो पेशेंट था वो अंडरगो करने वाला सर्जरी, उसने सफ़र करा कार्डियक अरेस्ट आफ्टर शी वाज एडमिनिस्टर्ड एनेस्थीसिया यहाँ पे था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये लोग मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। फर्दर जो केस है वो है आपका अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो बैंक्स हैं वो ओ करते हैं ड्यूटी ऑफ केयर एंड एक्सरसाइज और ड्यू डिलिजेंस इन मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग लॉकर या फिर जो सेफ्टी डिपॉजिट सिस्टम्स होते हैं उनको। और वो लोग बेसिकली ये नहीं कह सकते कॉन्ट्रैक्ट के आउट ऑफ निकलने के लिए कि हमने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर दिया है इस रिगार्ड में। बैंक्स जो हैं वो वॉश ऑफ नहीं कर सकते अपने हैंड्स को, ये नहीं क्लेम कर सकते कि उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स देयर कस्टमर फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉकर। ये जो आपकी बेंच थी वो थी आपकी जस्टिस MM शांतनगुदर और जस्टिस विनीत सरन की, जिन्होंने फिर डायरेक्ट करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आप ले डाउन करो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि मैंडेट करते हैं स्टेप्स जो कि टेकन किए जाने चाहिए बाय द बैंक विद रिस्पेक्ट टू लॉकर फैसिलिटी एंड सेफ डिपॉजिट फैसिलिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे उसने ये कहा। फिर जो फर्दर केस हमें देखना है वो है आपका इबरत फैजान वर्सेस ओमैक्स बिल्ड होम का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये करा कि एक जो ऑर्डर पास करा गया है बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्सल कमीशन इन एन अपील अंडर सेक्शन 58(1)(a)(3) ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसको चैलेंज करा गया एक रेट पिटीशन के अंदर बिफोर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेंच जो यहाँ पे थी वो थी जस्टिस MR शाह BV नागरत्ना का, जिन्होंने ये हेल्ड करा कि जो आपका NCRC-DC है वो एक ट्राइब्यूनल है अंडर आपका 227 के अंदर आपके आर्टिकल के अंदर। और अकॉर्डिंगली जो लीगैलिटी थी ऑर्डर की जो कि पास करा गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, बाय विच उन्होंने बेसिकली उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो मेंटेनेबल है अंडर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ पिटीशन जो कि फाइल करी गई है NCDRC के ऑर्डर के अगेंस्ट बिफोर, जो कि ये बेसिकली क्वेश्चन था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 227 के अंदर ये फाइल हो सकता है और ये ट्राइब्यूनल कहलाएगा NCDRC आपका। ठीक है, इसके बाद जो अगला केस है आपका वो है आपका श्रीकांत जी मंत्री वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक का। यहाँ पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो आपका प्योर बिजनेस टू बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं वो कैनॉट बी उनको कॉन्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर डिस्प्यूट। उन्होंने कहा कि एक जो पर्सन है जब वो अफेल करता है सर्विसेज आपकी कमर्शियल पर्पस के लिए, तो वो विद इन द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर आएगा और ही विल हैव टू स्टैब्लिश कि जो सर्विसेज थी जो कि अवेल करी गई हैं वो एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड है उसका बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये ऑब्जर्व करा बेंच ऑफ जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवाई ने। फर्दर जो अगला केस हमें देखना है वो है आपके NDPS एक्ट के। यहाँ पे जो पहला केस है वो है आपका मोहम्मद जाहिर वर्सेस स्टेट का। यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो एक पाकिस्तान का नेशनल है जो कि कन्विक्ट करा गया था अंडर NDPS एक्ट बाय 2 कोर्ट्स इन 2 डिफरेंट ट्रायल्स, और उसने फिर ये आर्ग्यू करा कि जो सेंटेंसेज हैं वो कंकरेंटली रन होनी चाहिए। यहाँ पे जस्टिस शाह BV नागरत्ना के उसमें बेंच ने ये हेल्ड करा कि जो ऑफेंसेज हैं अंडर NDPS एक्ट वो बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं, वो अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज होते हैं। हेंस इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं है अंडर आर्टिकल 427 ऑफ CRPC की जो एक्सरसाइज है वो इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड हो जो कि इंडल्ज कर रहे हैं इस तरीके के ऑफेंसेज के अंडर में। कल्लू खान से स्टेट और राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो आपके प्रोविजंस हैं सेक्शन 50 ऑफ NDPS एक्ट के, उसके अंदर ये रिक्वायर्ड है कि अगर मान लो अगर उसके जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तभी आपको कंप्लाई करना है किसी केस में जब बात हो रही है पर्सनल सर्च की, मतलब आपको पर्सनल लेवल पे सर्च करा जा रहा है केवल, और आपका अगर मान लो सर्च ऑफ व्हीकल हो रहा है तब जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको नहीं आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने फर्दर ये भी कहा कि मेरली बिकॉज एक इंडिपेंडेंट विटनेस को यहाँ पे एग्जामिन नहीं करा गया, इसका ये कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते हो कि जो अक्यूज था उसको यहाँ पे फॉल्सली इम्प्लीकेट करा है। उन्होंने कहा कि जो नॉन प्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्राबैंड है, जो आपका जो सामान पकड़ा गया, ड्रग्स वगैरह पकड़े गए, कोर्ट के सामने इटसेल्फ प्रेजेंट नहीं करा गया, ये एक फेटल चीज़ नहीं है प्रोसीडिंग्स को लेकर।
इसको लेकर बोला कोर्ट ने, जो आपकी बेंच थी वो थी जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की, और उन्होंने ये ऑब्जर्व करा वाइल कंफर्म करते हुए कन्विक्शन को, जो कि एक अक्यूज का था एनडीपीएस के केस के अंदर में, उन्होंने ये चीज़ें बोली। फर्दर जो अगला केस है वो है आपका पीसी एक्ट का, स्टेट वर्सेज उत्तम चंद बोहरा का। इसके अंदर जो केस था, इसके अंदर ये डील कर रहा था अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी फॉर कमीशन ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, जहां पे डिवीजन बेंच थी जस्टिस के.एम. जोसेफ और एस. रविंद्र भट्ट की। और ये हेल्ड करा गया कि आपको जो सेक्शन 13 है यहाँ पे आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, उसको आप इन्वोक नहीं कर सकते हो अगेंस्ट नॉन पब्लिक सर्वेंट। क्लैरिफाई करते हुए इस चीज़ को कि स्टैंडर्ड ऑफ सस्पिशन क्या है जिससे कि आप मेकआउट कर पाओ एक प्राइमा फेसाई केस फॉर कॉन्स्पिरेसी, बेंच ने स्टेट करा कि जो आपका मटेरियल जो होता है जो इम्प्लीकेट करेगा कि कोई समवन ऐसा कोई पर्सन है जो कि कंस्पिरेटर के तौर पे एक्ट कर रहा है इन कंसर्ट विद पब्लिक सर्वेंट, तो ये जो एलिज्ड है, अगर मान लो ये चीज़ जो उसने मिसकंडक्ट यहाँ पे कमिट किया है, टू हैव कमिटेड मिसकंडक्ट अंडर पीसीआई, या फिर उसने अमास करे एसेट्स जो कि डिसप्रपोर्शनेट हैं एक पब्लिक सर्वेंट के जो इनकम होती है नॉन सोर्सेज की उससे, तो उसके लिए वो फॉर्म ग्राउंड उसके लिए होना चाहिए कि आप तभी ये चीज़ इम्प्लीकेट कर सकते हो कि किसी ने इस तरीके से एक्ट करा है। फर्दर जो अगला केस हम लोग को देखना है वो है आपका के शंथाम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो आपका प्रूफ होता है कि डिमांड ऑफ ब्राइब करी गई है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा और उसकी जो एक्सेप्टेंस हुई है उसी के द्वारा, वो एक सिन क्वा नॉन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि जो ऑफेंस है सेक्शन 7 के अंदर, ऑफेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर वो हुआ है। और फर्दर कोर्ट ने बोला कि फेलियर ये चीज़ का प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रूव कर पाना इस चीज़ के लिए कि जो डिमांड थी वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन की थी वो फेटल होगी, और जो मेयर रिकवरी है इस अमाउंट का फ्रॉम द पर्सन जो कि अक्यूज है यहाँ पे ऑफेंस के लिए सेक्शन 7 के अंदर या फिर सेक्शन 13 के अंदर, वो एंटेल नहीं करेगा कन्विक्शन देयर अंडर, ये बेंच ने यहाँ पे बोला। फर्दर जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये परमिसिबल बेसिकली है दैट इट इज परमिसिबल टू होल्ड डिस्क्रीट या ओपन इंक्वायरी एट प्री एफआईआर रजिस्ट्रेशन स्टेज फॉर करप्शन केसेस। इस केस के अंदर जो हाई कोर्ट थी उसने डिसमिस करा था एक चैलेंज को अगेंस्ट अ नोटिस जो कि इशू करा गया था टू द एपिलेंट बाय द इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो नागपुर, बाय विच जो एपिलेंट था वो उसको कॉल अपॉन करा गया था टू गिव हिज स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो कि उसने ओन करी थी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग द कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, और ये अलर्ज करते हुए कि उसने एक्यूमुलेट करा इन एसेट्स को डिसप्रपोर्शनेट तरीके से टू हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम। कोर्ट ने फर्दर ऐड करा कि इवन एट द स्टेज जहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हो यहाँ पे एफआईआर को, जो पुलिस ऑफिसर है उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि वो सेटिस्फाई करे, मतलब या वो सेटिस्फाइड नहीं है या फिर वो बेसिकली कन्विंस्ड है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे कमिट हुआ है। फर्दर इसके बाद जो हम लोग पहला केस यहाँ पे देखेंगे बैंक्रप्सी कोर्ट का, वो होगा आपका मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे एक 3 जजेस की बेंच जिसमें कि जस्टिस रोहिंटन नरिमन, एस नवीन सिन्हा, के.एम. जोसेफ हैं, उन्होंने एक 465 पेजेस के लंबे डिसीजन में अपहेल्ड करी वैलिडिटी ऑफ सेवरल प्रोविजंस जो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट 2020 के थे। एल्बिएट उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए जिसके ऊपर एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हुए दिए गए। वाइल उन्होंने अपहोल्ड तो करा जो इम्प्यून अमेंडमेंट्स था उनको, बेंच ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये एक्सप्रेस करा कि देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट लॉ। परफेक्ट लॉ जैसा कुछ नहीं होता, और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस के साथ में है, वो बाउंड है कि वो उसके अंदर इम्परफेक्शंस होंगे। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज हाउएवर कि जो कोर्ट है वो अपनी रूलिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लॉ को लेकर दे, विच इज़ यहाँ पे क्लियर डिपार्चर है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लियर बात होनी चाहिए। फर्दर यहाँ पे अगला जो केस हमें देखना है ये मिसलेनियस आपके थोड़े सब्जेक्ट्स का उनका है। सबसे पहले है एक्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स करा इस प्रैक्टिस को जो कि फॉलो करी गई थी कुछ हाई कोर्ट्स के द्वारा रिगार्डिंग परसुएडिंग अ जुडिशियल ऑफिसर जिसने कि मतलब जिसका कि बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था कि उसने विड्रॉ कर लिया अपना रेजिग्नेशन जो कि टेंडर करा गया था उसके द्वारा में। सुप्रीम कोर्ट ने ये हाईलाइट करा कि इन सम केसेस जहाँ पे हाई कोर्ट्स है वहाँ पे एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जिसमें कि वेन एवर एक जो जुडिशियल ऑफिसर है उसका एक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो अगर मान लो अपना रेजिग्नेशन दे रहा है, टेंडर कर रहा है, तो एक अटेम्प्ट यहाँ पे किया जाना चाहिए सीनियर जजेस के द्वारा हाई कोर्ट के कि वो उसको काउंसिल करे या फिर उसको परसुएट करे कि वो अपना रेजिग्नेशन यहाँ पे विड्रॉ करे। इसके थ्रू जो आपका वैल्यूएबल टाइम और मनी होता है जो कि स्पेंड करा गया है ट्रेनिंग पे जुडिशियल ऑफिसर के, वो कहीं ना कहीं बचेगा। और अकॉर्डिंगली अगर आप एक अच्छे जुडिशियल ऑफिसर को खो रहे विदाउट काउंसलिंग हिम और हर और विदाउट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी कि वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, रीथिंक कर पाए अपने सारे प्रोसेस को, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इंटरेस्ट ऑफ आइदर द जुडिशियल ऑफिसर हिमसेल्फ और जो जुडिशरी है आपकी इंडिया की उसके लिए भी। तो अकॉर्डिंगली इन द इंटरेस्ट ऑफ जुडिशरी
ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके की प्रैक्टिस को यहाँ हाई कोर्ट जो है फॉलो करे अकॉर्डिंगली। इसके बाद जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो आपके कोर्ट्स हैं उनके वो बेसिकली एडजुडिकेट कर सकती हैं ऑन ऑल द इश्यूज जो कि रेज होते हैं केस के अंदर, या रेंडर करते हैं फाइंडिंग्स या फिर जजमेंट को ऑन ऑल द इश्यूज इन्वॉल्व, अडॉप्टिंग अ शॉर्टकट अप्रोच एंड प्रोनाउंसिंग द जजमेंट ऑन ओनली वन इशू वुड इंक्रीज द बर्डन ऑफ, मतलब जो केसेस का बर्डन है वो केवल अपडेट कोर्ट्स पे इंक्रीज होगा। और मेनी केसेस में जो अगर डिसीजन है वो जो आपका बेसिकली इशू है जो कि डिसाइडेड है फाउंड किया जाता है कि वो इरोनियस है, या फिर ऑन द अदर इश्यूज ये देखा जाता है कि वहाँ पे कोई एजुडिकेशन नहीं हुआ या फिर कोई फाइंडिंग्स नहीं रिकॉर्ड करी है कोर्ट के द्वारा, तो जो एपलेट कोर्ट है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट वो रिमांड करे मैटर को फॉर इट्स फिफ्थ डिसीजन, मतलब दोबारा उसको भेजे लोअर कोर्ट में, उसको रिमांड करे। ये बोला बेंच ऑफ एम.आर. शाह, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने। इसके बाद जो अगला केस हमें देखना है वो है आपका E.S. कृष्णमूर्ति वर्सेस भारत हाईटेक बिल्डर्स का। यहाँ पे एक डिवीजन बेंच ने, जिसमें कि आपके डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस A.S. बोपन्ना थे, उन्होंने ये हेल्ड करा कि जो आपका NCLT है अंडर सेक्शन 7 क्लॉज 5 ऑफ IBC वो लिमिटेड है इन वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट एंड देन अकॉर्डिंगली ये एडमिट या रिजेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन को होल्ड करते हुए कि जो आपकी एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है वो कंपेल नहीं कर सकती है किसी पार्टी को कि वो जो प्रोसीडिंग्स है उसके बिफोर उसको सेटल करे एक डिस्प्यूट। बेसिकली बेंच ने रिमार्क करा। कोर्ट ने फर्दर बोला कि जो एजुकेटिंग अथॉरिटी या फिर जो एपलेट अथॉरिटी होती है दे कैन एनकरेज सेटलमेंट्स बट दे कैन नॉट डायरेक्ट देम टू बी एज एक्टिंग लाइक अ कोर्ट ऑफ एक्विटी। जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। फिर जो अगला केस है वो है आपका सेबी वर्सेस मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करते हुए वाले अपील को जो कि अगेंस्ट एन ऑर्डर पास करी गई थी यहाँ पे सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा, उन्होंने एक्सप्लेन करा स्कोप और एम्बिट ऑफ स्टैट्यूटरी अपील जो कि अंडर सेक्शन 15Z फाइल करी जाती है यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी एक्ट के यहाँ पे एंडर में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज है जुरिडिक्शन का वो तभी होगा व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग फ्रॉम कंसिडरेशन फ्रॉम डिसीजन ऑफ अ ट्राइब्यूनल। अगर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो अराइज हो रहा है व्हेन देयर इज एन अरोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द लीगल प्रोविजन जो यहाँ पे स्टेट्यूट का है या फिर जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का है। इन सच केसेस जो सुप्रीम कोर्ट है अपनी जो जुरिडिक्शन है उसको 15Z के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती है अपने डिसीजन को ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि उसको कंसिडर करता है कि एप्रोप्रिएट है यहाँ पे जजमेंट दिए जाने के लायक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि जो आपका ये आखिरी हफ्ता है इसमें आपको हेल्प चाहिए आपके कोर्स को प्रिपेयर करने में, तो आप अकॉर्डिंगली हमारे जो एसेंशियल्स कोर्स उसमें आप एनरोल कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगती है। अकॉर्डिंगली आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।